अब नेक्स्ट हम इक्विलिब्रियम के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करेंगे और एक पहला क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द मैग्नीट्यूड नेचर of the charge such that system remains in equilibrium। कूलाम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। और इक्विलिब्रियम क्योंकि हमने मैकेनिक्स में भी पढ़ा है और उसी का कुछ पार्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज़ हो रहा है। आगे इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे तो अपने आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि मान लीजिए 2Q चार्ज है एक और एक Q चार्ज है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि तीसरा चार्ज हमें कहाँ रखना होगा जिससे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे। ऑप्शन ए, पहले तो ये बताएं कि इक्विलिब्रियम कितनी बनेंगी इस कॉम्बिनेशन में। तो पहला ऑप्शन है हमारे 1 या 2, बी है हमारे पास 3, सी है 0 और डी है हमारे पास 1। तो कितनी इक्विलिब्रियम बनेगी ज़रा सोच के देखो। तो मान लीजिए हमारे पास लेट सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज प्लस क्यू इनिशियली। तो यहाँ रख के देखते हैं, ज़रा सोच के देखो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L है। पहले इस कंडीशन में रख के देख लो, P कंडीशन में रख के देख प्लस क्यू चार्ज को। तो प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा, फोर्स की डायरेक्शन बाहर, प्लस और प्लस दूसरा भी रिपेल करेगा, इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन फिर बाहर। F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसीलिए ये दोनों एडअप हो जाएंगे तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम मिलेगी नहीं। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, लेफ्ट वाला। राइट वाले में रख के देखो, R पॉइंट पर, फिर दोबारा प्लस क्यू चार्ज को रख के देखें तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन F1 बाहर, और प्लस क्यू और कैपिटल प्लस क्यू चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन फिर बाहर। F1 और F2 क्योंकि फिर दोबारा दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो फिर दोबारा एडअप हो जाएंगे, फिर इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। आपको ये तो पता है ना कि इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में मिलता है, जब फोर्स की वैल्यू दोनों चार्जेस की वजह से कितनी हो रही होगी, 0 हो रही होगी। तो जब 0 हो रही होगी वैल्यू तब हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो हमारे पास ना तो लेफ्ट में मिलना है ना राइट में मिलना है। अब कौन सी कंडीशन में जी, ये वाली। मिड पॉइंट पर रख के देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई S पॉइंट है, इस पर रख के देख लीजिए प्लस क्यू चार्ज को। तो प्लस 2Q और प्लस क्यू के बीच में फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, तो F1 बाहर की तरफ, और प्लस क्यू और कैपिटल प्लस क्यू के बीच में फोर्स फिर दोबारा बाहर लगेगा, इसीलिए F2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी हमारे पास। हाँ, अब ये समझ में आ रही है हमें बात कि F1 और F2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो शायद इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो हमें ये ऑप्शन में से ये भी गलत, आपका ये भी गलत और ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि इक्विलिब्रियम सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलेगा, एक से ज़्यादा कंडीशन पर इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मान लेंगे हम लोग x। तो इस वाली डिस्टेंस को क्या मान लोगे आप, L - KX। तो सबसे पहले फोर्स अप्लाइड बाय द प्लस 2Q चार्ज ऑन S पॉइंट लिखते हैं। तो यदि F1 लिखें तो K Q1 Q2 ओवर R² की जगह क्या लिखेंगे, x², Q1 की जगह 2Q, Q2 की जगह Q अपॉन x²। इसी तरह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी इस पर फोर्स लिखते हैं। तो F2 बराबर लिखेंगे K Q1 की जगह Q, Q2 की जगह भी Q अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा L - KX का होल स्क्वायर। क्लियर बात यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोनों फोर्सेस को एक दूसरे के बराबर रखना होगा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, क्योंकि F नेट बराबर क्या होता है, F1 - F2। क्योंकि नेट फोर्स 0 होता है इक्विलिब्रियम में, तो F1 - F2 आ जाएगा। F1 इज इक्वल टू क्या लिख सकेंगे हम, F2। F1 की वैल्यू रख के देखो, K 2Q इंटू Q अपॉन x² इज इक्वल टू K Q इंटू कैपिटल Q ओवर L - KX का होल स्क्वायर।
के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू इंटू कैपिटल क्यू से क्यू इंटू कैपिटल क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बना आंसर? तो आंसर बना 2/x² इजिकल टू 1/l-k x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो अंडर रूट 2/x इजिकल टू 1/l-k x। दोनों तरफ इंटू कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बनेगी टर्म? टर्म होगी अंडर रूट 2l माइनस के अंडर रूट 2x इजिकल टू x। अंडर रूट 2x इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2x बराबर अंडर रूट 2l। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस अंडर रूट 2 इजिकल टू अंडर रूट 2l। x बराबर लिखेंगे, वो आएगा अंडर रूट 2l ओवर 1 प्लस अंडर रूट 2। तो ये आंसर आ जाएगा कि एक हमारे पास ए पॉइंट से अंडर रूट 2l ओवर 1 प्लस अंडर रूट 2 डिस्टेंस पर यदि प्लस क्यू चार्ज को रखेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाएगा उस पॉइंट पर। इक्विलिब्रियम कितने मिलेंगे ये मालूम कर लिया हमने कि दोनों लाइक चार्ज हैं, सेम चार्ज हैं, तो बस मिड पॉइंट पर इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा हमें। माइनस क्यू रख के देखते तो क्या होता? माइनस क्यू में भी वही फिनोमेना होती। माइनस क्यू में यहाँ पर सारे फोर्स अंदर लगते, यहाँ पर भी सारे फोर्स अंदर लगते, तो हमें इक्विलिब्रियम प्राप्त नहीं होता बाहर भी। फिर यहाँ पर माइनस क्यू रख के देखते तो ये और ये एक दूसरे पर अट्रैक्शन लगाते, वो और वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन लगाते। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्लस भी हो सकता था, और हमेशा इक्विलिब्रियम हमें ऐसे केसेस में मिड पॉइंट पर ही मिलना है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को उतार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चार्ज आपका माइनस के 9q और एक ले लेते हैं प्लस q। दोनों चार्ज कैसे हैं अब इस बार? अपोजिट। वही क्वेश्चन है कि किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा। सबसे पहले राइट साइड पर रख के देख लीजिए। पी पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस है x, ये a मान लेंगे, ये से b मान लेंगे, इसे l मान लेंगे। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं यहाँ पर। पहले तो पॉजिटिव चार्ज का ही रख के देखेंगे, तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो रिपल्जन फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ। ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो रिपल्जन फोर्स अट्रैक्शन कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। जरा मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं, तो F1 बराबर लिखेंगे तो K Q इंटू कैपिटल Q ओवर x²। दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड निकाल के देखोगे तो F2 बराबर लिखा जाएगा K इंटू 9Q इंटू कैपिटल Q ओवर L प्लस x का होल स्क्वायर। ये रख के देखेंगे। तो डायरेक्शन तो एक दूसरे के अपोजिट है। ये क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम है? F1 और F2 एक दूसरे के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर इन दोनों का जो है L प्लस x का होल स्क्वायर है, और न्यूमरेटर क्या है हमारे पास? 9Q। और यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है और टर्म भी हमारे पास छोटी है। ऊपर वाली टर्म भी छोटी है और नीचे वाली टर्म भी छोटी है। ऊपर वाली टर्म यहाँ पे भी बड़ी है और नीचे वाली टर्म भी बड़ी है, तो इसीलिए कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं आ सकता। F1 और F2 जो है एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। हियर F1 इज नॉट इक्वल टू F2, और ऐसे केस में हमें इक्विलिब्रियम प्राप्त नहीं होगा। इस वाले पॉइंट पर रख के देखते हैं। Q पॉइंट पर तो माइनस और प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए F1 की डायरेक्शन अंदर और प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो F2 की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? बाहर की तरफ हो जाएगी। तो फिर दोबारा F1 और F2 सेम डायरेक्शन में है,
तो इसीलिए यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही ज़्यादा हैं, और यहाँ पर दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही कम हैं, इसीलिए ये दोनों टर्म इक्वल नहीं हो सकती हैं, इसीलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट पर रख के देखते हैं, लेफ्ट साइड पर P दूसरा वाला पॉइंट माना था हमने R, और इस वाले को मान लेंगे S। फिर यहाँ प्लस Q चार्ज रख के देखो, -9Q और प्लस Q अट्रैक्ट करेंगे तो F1 अंदर की तरफ, और प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसीलिए F2 बाहर की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। F1 की वैल्यू करके देखते हैं तो K इंटू 9Q, ये डिस्टेंस को हम x मान लेंगे इस बार, 9Q ओवर एक्स स्क्वायर बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन। इस वाले चार्ज की वजह से Q S पॉइंट पर फोर्स निकालोगे, इस वाले चार्ज की वजह से S पॉइंट पर फोर्स निकालेंगे तो F2 की वैल्यू लिखेंगे तो F2 इज इक्वल टू लिखा जाएगा K इंटू Q इंटू स्मॉल q ओवर L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस बार देख लीजिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, और दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी, और इस केस में दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो K इंटू 9Q इंटू Q ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू Q ओवर L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो 3 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर L प्लस एक्स प्लस माइनस का, टेकिंग पॉजिटिव में टर्म ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 ओवर x 1 ओवर L प्लस एक्स। तो आंसर सॉल्व हो के आएगा x इज इक्वल टू 3L प्लस 3x, तो 3x उधर की तरफ आ जाएगा तो x माइनस के 3x बराबर 3L और माइनस के 2x बराबर 3L, x इज इक्वल टू 2L बाई 3 पॉजिटिव में टर्म लेने पर। नेगेटिव में टर्म लेंगे, टेकिंग नेगेटिव, तो -3 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर L प्लस एक्स, तो माइनस के 3L माइनस के 3x बराबर x, तो 4x बराबर माइनस के 3L, x बराबर माइनस के 3L बाई 4, ये टर्म आ जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर ये बच्चों पता पड़ रहा है कि x इज इक्वल टू 2L बाई 3 डिस्टेंस पर ही हमारा इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा, लेफ्ट साइड पर प्राप्त होगा, राइट पर क्यों नहीं प्राप्त हुआ तो उसका रीज़न बता दिया हमने। तो हमने दोनों चार्जेस के लिए ये क्वेश्चन देखा, दोनों जब लाइक चार्ज थे तो इक्विलिब्रियम बीच में मिल रहा था, और जब दोनों अनलाइक चार्ज थे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ मिल रहा था जिस तरफ छोटा चार्ज था, माइनस चार्ज था। तो माइनस चार्ज यहाँ पर माइनस के 9Q है, इसीलिए इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पर मिल रहा था। एक और क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है क्या? और क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चार्ज है +Q और एक है +4Q। मैग्नीट्यूड एंड इक्विलिब्रियम दोनों ही फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा था कि बाहर भी नहीं मिल रहा था इक्विलिब्रियम, बाहर भी जो नेट फोर्स है 0 नहीं हो रहा था, और ना इस साइड नेट फोर्स 0 हो रहा था। तो ज़रा यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम।
तो मान लीजिए ये P पॉइंट है जिसका पहले तो डिस्टेंस L दे रखा था दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस आपका x है, तो ये बचेगा आपका L माइनस के एक्स। इस +4q की वजह से इस कैपिटल Q चार्ज पर लगने वाला फोर्स होगा बाहर, इस वाले +q की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन भी होगी अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी दोनों फोर्सेस की वैल्यू, इसीलिए इस पॉइंट पर हो सकता है कि इक्विलिब्रियम मिल जाए। जरा दोनों का पेयर लगा के देखें, के क्यू इंटू कैपिटल Q ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 4q ओवर L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस वाले Q से ये वाला Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 ओवर L माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। मैं ही समझा रहा हूँ और मैं ही समझ रहा हूँ ऐसा लग रहा है। खुद अपने आप ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ और शायद अपने आप ही सॉल्व कर रहा हूँ। सबको समझ में तो आ रहा है। तो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो 1/x इज इक्वल टू 2 ओवर L माइनस के एक्स, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, 2x इज इक्वल टू L माइनस के एक्स, 3x इज इक्वल टू L और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L/3। तो हमें यहाँ पर ये कैलकुलेशन से पता पड़ गया कि L/3 डिस्टेंस पर मिड पॉइंट पर क्या मिलेगा हमारा इक्विलिब्रियम। तो हमारे इतने सारे एग्जाम्पल करे हमने और इन सभी एग्जाम्पल में हमने सीखा था कि इक्विलिब्रियम तो सिर्फ एक ही कंडीशन पर प्राप्त होगा, अनलाइक चार्ज होंगे तो लेफ्ट साइड पर प्राप्त होगा या उस चार्ज की तरफ प्राप्त होगा जो मिनिमम वैल्यू रखता है, और लाइक चार्ज होंगे तो मिड पॉइंट पर प्राप्त होगा। अब सिस्टम के इक्विलिब्रियम में बने रखने के लिए क्या आवश्यक है, ज़रा ध्यान से सुने कि ये +q चार्ज है और ये 4q चार्ज है और ये कैपिटल Q चार्ज हमारा इस पॉइंट पर रखा हुआ है। तो इक्विलिब्रियम में बने रहने के लिए जरा फोर्स निकालते हैं, क्या क्या रहेंगे। तो जब इसके द्वारा इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू निकाली थी तो ये आई थी F2 बाहर की तरफ, इसके द्वारा इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू आई थी, ये भी F1 बाहर की तरफ आई थी। तो अब हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Q सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Q सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो ये तो हमने ऑलरेडी इस कैलकुलेशन में बता ही दिया है कि मिड पॉइंट पर रखने पर जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और ये जो सिस्टम है वो 3 चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। किसी भी एक चार्ज को अपनी पोजीशन से शिफ्ट करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यदि ये इक्विलिब्रियम में है, पहले इसका तो टेस्ट कर ही लिया है हमने इतने सारे 3 क्वेश्चंस में। अब बाकी बच्चों के इक्विलिब्रियम में टेस्ट करने के लिए मान लीजिए हम इस वाले चार्ज की इक्विलिब्रियम टेस्ट कर लें, बाकी बचे हुए जो 2 चार्जेस हैं उनमें से किसी एक की इक्विलिब्रियम और टेस्ट कर लीजिए तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि पूरा सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं वो इक्विलिब्रियम में हों, और कोई भी सिस्टम बना हुआ है उसमें से किसी भी एक चार्ज को अपनी पोजीशन से थोड़ा भी डिस्प्लेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकती है। तो हम ऑलरेडी कैलकुलेशन तो करते आ रहे हैं कि कैपिटल Q चार्ज तो इक्विलिब्रियम में, और इसीलिए x बराबर L/3 डिस्टेंस पर ये इक्विलिब्रियम में हमने कैलकुलेट भी कर लिया। इक्विलिब्रियम में होने की वजह से ही F2 और F1 की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आ रही थी। एक तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ ही लिया है, इन दोनों में से किसी एक का और टेस्ट कर लेते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। यदि वो इक्विलिब्रियम में और प्रूफ हो गया तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो पहले तो इस पर इक्विलिब्रियम को देखते हैं, तो इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स देख लीजिए, और इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स देख लीजिए। तो ये हो जाएगा KQ इंटू 4Q ओवर L स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितनी थी L/3, Q इंटू कैपिटल Q ओवर L/3 का होल स्क्वायर। KQ से KQ कट जाएगा आपका, आंसर बनेगा आपका 4 ओवर L स्क्वायर इज इक्वल टू Q ओवर L स्क्वायर बाई 9।
एल स्क्वायर से एल स्क्वायर। बच्चों हमने ये कंडीशन तो पहले पढ़ ली है न्यूमेरिकल्स में कि किसी पॉइंट पर नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड 0 आ रही हो तो वो वाला पॉइंट किस तरफ होगा। यदि हमने लाइक चार्जेस के लिए पढ़ा तो वो वाला पॉइंट बीच में आ रहा था, और जब अनलाइक चार्जेस के केस में पढ़ा तो वो पॉइंट उस चार्ज की तरफ हमें प्राप्त हो रहा था जिस तरफ हमारा छोटा चार्ज था। अब इसी रेफरेंस में अगला एग्जांपल देखें तो उसमें ये तीनों ही जो चार्ज हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं, और इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमें ये फाइंड आउट करना है कि Q3 की वैल्यू कितनी होगी कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में बना रहे। तो उसके लिए Q1 और Q2 इज़ द चार्ज विच आर फिक्स्ड एंड Q3 इज़ द चार्ज विच कैन मूवेबल। अब सी पॉइंट पर यदि हमें नेट फोर्स की वैल्यू को 0 करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि Q3 जो चार्ज है उसकी वैल्यू इस तरह की होनी चाहिए कि दोनों चार्ज Q1 और Q2 जो Q3 पर फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए और दोनों फोर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट करने चाहिए। तो इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि Q3 चार्ज की जो वैल्यू है वो तो नेगेटिव में ही आनी है। वो कैलकुलेशन से हमारा सॉल्व होके आएगा। तो सबसे पहले तो A और C के बीच लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें यहाँ पर, तो F1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा K Q1 इंटू Q3 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2x²। फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। इसी तरह से Q2 का Q3 पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो वो वैल्यू आएगी F2 इज इक्वल टू K Q2 Q3 अपॉन x²। क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए आवश्यक है कि नेट फोर्स जो 0 होना चाहिए, तो इसीलिए लिख सकते हैं एट पॉइंट कैपिटल C F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, और 0 फोर्स चाहिए इसीलिए F1 प्लस F2, और F1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस के F2। F1 और F2 की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो Q1 Q3 अपॉन 2x² इज इक्वल टू K Q2 Q3 अपॉन x²। x² से x² कट जाएगा और Q3 से Q3 कट जाएगा, K से K कट जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो वो 4x² आना है। तो ये 4x² बना, तो Q1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों माइनस के 4Q2। तो ऑप्शन नंबर C ठीक होगा इसमें। इक्विलिब्रियम के लिए हम पहले भी इस टॉपिक को पिछले एग्जांपल्स में बता चुके हैं कि यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमें ऑलरेडी जो चार्ज है जो कि जिस पर नेट फोर्स 0 लग रहा था वो तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है ही है। बाकी बच्चे कुछ 2 चार्ज में से एक चार्ज पर इक्विलिब्रियम को निकाल लेंगे। यदि एक चार्ज पर इक्विलिब्रियम हमारा आ जाता है तो हमारा पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। क्योंकि किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज को 3 चार्जेस हैं, किसी को भी अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत भी शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बने रहने के लिए नेट फोर्स सभी चार्जेस पर लगने वाला वो 0 होना चाहिए। तो इसीलिए हमने सी पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स की वैल्यू को 0 बना के देखा। तो इसीलिए Q1 चार्ज की वजह से लगने वाला Q3 पर फोर्स निकाला, फिर Q2 की वजह से Q3 पर लगने वाला फोर्स निकाला। इसी तरह से एक और एग्जांपल बना सकते हैं, लिख लीजिए इसको पहले तो आप लोग। एक और क्वेश्चन बना सकते हैं कि -9Q चार्ज है एक, और एक चार्ज है +Q। दिस वन इज 9Q माइनस का एंड दिस वन चार्ज इज +Q चार्ज। we have to put a charge Q, उसका नेचर हमें फाइंड आउट करना होगा। डेट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अनलाइक चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम बीच में नहीं मिलेगा। पहले ही हो चुका है ये वाली बात तो कि अनलाइक चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम बीच में नहीं मिलेगा।
और उस तरफ शिफ्ट मिलेगा जिस तरफ छोटा चार्ज रखा हुआ है। दोनों कॉम्बिनेशन में से -9q और +q में से जो छोटा चार्ज है वो +q है, और इसीलिए P पॉइंट पर ये यदि इक्विलिब्रियम को सेट करें तो ये x डिस्टेंस मान लेंगे, इस वाली डिस्टेंस को L मान लीजिए। यहाँ पर +q चार्ज रख के देखते हैं, तो माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए F1 की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, और प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसीलिए F2 की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसीलिए बच्चों इस पर नेट जो फोर्स है वो 0 की तरफ हो जाएगा और हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। तो सबसे पहले तो -9 की वजह से सॉल्व करें, और एक बार +q चार्ज की वजह से सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो -9q की वजह से जो लगने वाला फोर्स F1 निकालेंगे, तो k × 9q × कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा आपका L + x का होल स्क्वायर, और प्लस चार्ज की वजह से निकालेंगे तो F2 = k q × कैपिटल Q ओवर x² हो जाएगा, ये आपका सेकंड इक्वेशन। ये वाली वैल्यू हम पहले ही क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं कि किस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 लगेगा, तो उस वाली वैल्यू को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो इन दोनों को वैसे भी एक दूसरे के बराबर रख के देखेंगे, तो k q × कैपिटल Q × 9 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर = k q × कैपिटल Q ओवर x²। k q से k q कट जाएगा, आपका q से q कट जाएगा, तो x² ओवर 1 + x का होल स्क्वायर = 9 आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे इसको बच्चों, तो x की जो वैल्यू है x ओवर 1 + x = लिखी जाएगी 3, और x = लिखा जाएगा 3 + 3x, और 2x = हो जाएगा आपका 3, और x = आ जाएगा 3/2 माइनस का। तो क्या ये वैल्यू माइनस की 3/2 आ गई। इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट करके दोनों फोर्सेस के बीच, दोनों चार्जेस के बीच में रिलेशन निकाला जा सकता है। तो F1 = F2 रखें, तो k × 9q × कैपिटल Q ओवर 1 + x का होल स्क्वायर = k q × कैपिटल Q ओवर x²। यहाँ वैल्यू पुट करके देख लेंगे, k q से k q कट जाएगा आपका, स्मॉल q से तो नेक्स्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम का हमें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है ये कि -9q और +q चार्ज, these are the fixed charge which is placed at a distance of small l with each other in the diagram, and we have to find out the equilibrium by these combination। तो पहले तो हम चार्ज को लेफ़्ट साइड पर रख के देखेंगे, फिर मिडिल पर, फिर राइट पर। देखते हैं कि मिडिल पर जाकर नेट फोर्स 0 हो रहा है, इसीलिए बच्चों हमें बात समझ में आ जाएगी कि अब हमको इस चार्ज को मिडिल में रखने पर नेट फोर्स 0 आएगा, और इस तरह से हम x को कैलकुलेट कर लेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कीप वॉचिंग, कीप थिंकिंग, कीप थिंकिंग, कीप थिंकिंग, सोचते रहिए। तो इस सेगमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों, जो कि अपोजिट चार्ज है हमारा, एक -9q और एक +q, इसकी वजह से हमें इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है कि इन दोनों चार्जेस के कॉम्बिनेशन की वजह से किस पॉइंट पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो सबसे पहले तो चार्ज को हम इस पॉइंट पर, लेफ़्ट पॉइंट पर रख के देखते हैं, जैसा कि पहले क्वेश्चंस में भी हम कर चुके हैं कि जब बच्चों हम लेफ़्ट पॉइंट पर, P पॉइंट पर रख के देखेंगे एक कैपिटल Q चार्ज को, -q चार्ज की वजह से फोर्स की डायरेक्शन F1 अंदर की तरफ आएगी, और ये वाला जो चार्ज है +q, इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास बाहर की तरफ आएगी इस तरह से। पर उसमें हम चर्चा कर चुके थे कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो रेशियो है पहले वाले कॉम्बिनेशन में और दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में हर बार सेम नहीं आता है, इस वजह से इस पॉइंट पर हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। मिड पॉइंट की बात करते हैं
तो मिड पॉइंट पर यदि हम यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज को रखते हैं इस तरह से, तो प्लस क्यू चार्ज को मिड पॉइंट पर रख के देखिए, तो माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और प्लस और प्लस भी एक दूसरे को रिपेल करेगा बच्चों। इस वजह से F1 और F2 की डायरेक्शन सेम आ रही है, इसीलिए इस पॉइंट पर भी हमें इक्विलिब्रियम यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पर P पर देखते हैं, तो ये लास्ट पॉइंट बचा तीसरा पॉइंट, और इसी पॉइंट पर हमें इक्विलिब्रियम शायद मिल जाए, क्योंकि हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी ऐसी कैलकुलेशंस करी हैं। तो मान लीजिए पहले तो -9Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इक्विलिब्रियम, तो ड्यू टू -9Q चार्ज द फोर्स एट पॉइंट P, तो इसको लिखेंगे वही कूलाम्स लॉ वाला जो फॉर्मूला है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R², है ना। तो यहाँ पर 1/4πε0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ स्मॉल k से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पर लिख लेंगे हम 9Q, और दूसरे वाला जो चार्ज है वो Q है। और अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस? L और X दोनों को ऐड कर लेंगे, इसीलिए लिखा जाएगा L + x का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। इसी तरह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें, तो फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, तब इस तरह से निकालें। तो F2 फिर दोबारा लिखेंगे, तो F2 बराबर लिखा जाएगा K Q इंटू कैपिटल Q ओवर, अब यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? सोचिए, बताइए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? अरे बिल्कुल, ये इन प्लस Q और कैपिटल Q के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, वो स्मॉल x है, इसीलिए आप यहाँ पर इसको x का स्क्वायर लिख लेंगे। अब क्या करना है हमें? अब इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रखना है, और हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो K इंटू 9Q इंटू Q ओवर L + x का होल स्क्वायर इजिकल टू K इंटू 9Q Q इंटू कैपिटल Q अपॉन x का स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन बनेगा x² ओवर 1 + x का होल स्क्वायर इजिकल टू, हम इसको लिख सकेंगे 1/9। इस तरह से x ओवर 1 + x इजिकल टू हो जाएगा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x बराबर x + 1, 3x इजिकल टू x + 1। x इधर की तरफ लेके आते हैं तो 2x इजिकल टू हो जाएगा, ये L है, तो 2x इजिकल टू L और x इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास L/2। तो हाँ, हमें अब यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि x इजिकल टू L/2 डिस्टेंस पर एट राइट साइड हमें इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसी वाले क्वेश्चन में ये और फाइंड आउट करना है, मान लीजिए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो हमने बता दिया L/2 पर मिलेगा। अब हमें ये बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू एंड नेचर ऑफ द चार्ज सच दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो हम इसके बारे में पहले भी बोल चुके हैं कि यदि कोई 2 और 3 चार्जेस इक्विलिब्रियम में हैं, तो उनमें से किसी एक चार्ज को अपनी पोजीशन से थोड़ा भी डिस्प्लेस करेंगे तो पूरा सिस्टम जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम को खो सकता है। तो यदि एक चार्ज को हम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में प्रूफ कर चुके हैं, तो बाकी बचे कुछ चार्ज तो अपने आप ही इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए कैपिटल Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यदि सॉल्यूशन करें तो इसे लिखा जाएगा F नेट इजिकल टू F1 + F2। जो नेट फोर्स लगना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0 के इक्वल। तो 0 इजिकल टू लिखेंगे F1 + F2, और F1 इजिकल टू आ जाएगा आपके पास -F2। F1 इज द फोर्स अप्लाइड बाय द -9Q चार्ज एट पॉइंट P, तो इसको लिखा जाएगा K 9Q इंटू कैपिटल Q ओवर L + x का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू ओवर एक्स का स्क्वायर। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। नाइन क्यू माइनस नाइन क्यू की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स, तो 9q इंटू क्यू ओवर एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और तो अब इस चार्ज का हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू डेट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, है ना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू एंड नेचर ऑफ कैपिटल क्यू सच डेट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए कैपिटल क्यू तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। अब बचे कुछ दोनों चार्ज -9q और +q में से किसी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में यदि हम प्रूफ कर दें तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। तो इसके लिए मान लीजिए हम +q चार्ज वाला, छोटा वाला जो +q चार्ज है, उसको हम इक्विलिब्रियम में प्रूफ करना चाहते हैं। तो देखिए माइनस चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन अट्रैक्शन की वजह से ये हो जाएगी हमारी। और बच्चों यदि +q चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, कॉन्सेप्चुअली थिंक करिए, सोचिए कि +q चार्ज और +q चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन बाहर आ जाएगी। तो जो कि क्वेश्चन में कहा गया है कि नेचर भी बताना है हमें चार्ज का, कि चार्ज का नेचर वेदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें यहाँ पर ये देखने से पता पड़ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे को रिपेल करेगा तो F1 की डायरेक्शन में ही F2 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये आवश्यक कंडीशन बन जाएगी कि जो कैपिटल Q चार्ज है उसकी पोलैरिटी माइनस होनी चाहिए और इस तरह से F2 की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी। तो इस तरह से ये वाला जो चार्ज है जिससे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे, वो चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -q। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो F1 निकालें तो K, F1 इज द फोर्स बिटवीन द 9q एंड स्मॉल q चार्ज। तो 9q इंटू स्मॉल q अपॉन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या लिखा गया है, L² इज इक्वल टू। अब F2 फाइंड आउट करना है तो K इंटू ये आ जाएगा हमारे पास Q इंटू स्मॉल q ओवर x का स्क्वायर, ये आ जाएगी टर्म। x को हम निकाल चुके थे, वो आया था इस वाली इक्वेशन में x इज इक्वल टू L/2, जब हमने कैपिटल Q चार्ज को इन दो बाकी बची हुए चार्ज की वजह से इक्विलिब्रियम में प्रूफ किया था। तो K से K कट जाएगा आपका, स्मॉल q से स्मॉल q कट जाएगा, तो और 9q ओवर L² इज इक्वल टू Q ओवर x का की जगह L/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा L²/4। ये माइनस चार्ज है यहाँ पर, तो माइनस का साइन लगा लेता हूँ मैं, कैलकुलेशन में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा फिर। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा -4q इज इक्वल टू 9q और Q इज इक्वल टू आ जाएगा -9/4 स्मॉल q। तो इस तरह से हमारे पास कैपिटल Q की वैल्यू आ गई, जिसमें कि हम ये बता दिया है कि कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे। लिख लीजिए इसे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। उससे पहले इक्विलिब्रियम के बारे में सब लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इसको एग्जांपल से समझाते हैं कि इक्विलिब्रियम को साधारण भाषा में कैसे समझ सकते हैं। कि मान लीजिए कोई ग्लू की बोतल है, जब ग्लू की बोतल होती है या फिर छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं जिनका बेस बड़ा होता है, तो जैसे कोई इस तरह से मान लीजिए एक बतख है, इस तरह से ये बतख है। जब आप इसको थोड़ा सा इसकी पोजीशन से ऐसे करके हिलाएंगे तब ये बतख जो है अपनी पोजीशन में A से और B की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है ना।
तो ये वाला जो फोर्स लगाया इस वाले फोर्स को क्या कहोगे आप? रेस्टोरिंग फोर्स कहोगे, रेस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे ही आप फोर्स को अप्लाई करते हो बतख के ऊपर, जो बच्चों वाले खिलौने जो होते हैं, तो रेस्टोरिंग फोर्स लगा के हटाने पर जो बतख है दोबारा अपनी मीन पोजीशन, ये वाली इसकी क्या पोजीशन है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के दोनों तरफ टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है और बाद में ये अपनी मीन पोजीशन में ही आ जाती है। तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबको बात क्लियर हो रही है? कीप थिंकिंग, लगातार सोचते रहिए, तभी टॉपिक में मज़ा आएगा पढ़ने में। इसी तरह से यदि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई एक स्टिक है या कोई सिलेंडर है, कोई सिलेंडर को आप थोड़ा सा भी उस पर फोर्स लगाते हैं अपवार्ड डायरेक्शन में, ये अर्थ है, अपवार्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से क्या होता है कि सिलेंडर अपनी पोजीशन से गिर जाता है। तो यदि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन में आ जाती है तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और वो हमेशा मीन पोजीशन से शिफ्ट हो जाती है तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक और एग्जांपल से समझा सकते हैं इसे कि रेस्टोरिंग फोर्स लगाने पर, अब हमें यहाँ ये बात समझ में आ गई कि रेस्टोरिंग फोर्स लगाने पर यदि ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन में लौट के आ रही है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल कहलाएगा, और यदि ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन में लौट के नहीं आ रही है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। इसका एग्जांपल ये देख लीजिए कि ये कोई बॉल है, इस पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पर बॉल अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव करती है। एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर बॉल अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मोशन करेगी। इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कहोगे आप? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यहाँ वाले डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर जो बॉल पर यदि आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने से क्या होगा कि बॉल अपनी पोजीशन से हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएगी, और इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे हम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। और इस वाले की बात करें तो ये न्यूट्रल है, यहाँ पर तो कोई इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी नहीं, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे तीसरे वाले डायग्राम में। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके इक्विलिब्रियम के ऊपर। ये इक्विलिब्रियम वाला जो टॉपिक है धीमे धीमे SHM की तरफ मूव करता जा रहा है, और आगे चल के हम पेंडुलम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इसमें। तो एक मान लो +2Q चार्ज है और एक दूसरा चार्ज भी +2Q है। यहाँ पर मिड पॉइंट पर जो कि मीन पोजीशन है, अरे तुमको ये तो पता है ना कि मीन पोजीशन पॉजिटिव चार्ज में बिल्कुल मिडिल में प्राप्त होती है, ये तो सबको पता है ना। किसी को ये तो नहीं लग रहा कि ये क्या नई बात बताई जा रही है, क्योंकि इसके बारे में तो पहले भी चर्चा हो चुकी है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि दोनों लाइक चार्ज होते हैं तो इक्विलिब्रियम मिडिल में प्राप्त होता है। तो हमारा मीन पोजीशन पर मान लीजिए कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, +Q चार्ज, और हमें फाइंड आउट करना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। मान लीजिए O पॉइंट से P पॉइंट तक इसे शिफ्ट करा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इस तरह से ऐसे फोर्स लगा रहे हो। बताइए, कीप थिंकिंग, सोचिए, सोचते रहिए कि जब आप कैपिटल Q चार्ज को P पर लेके जाएंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, बढ़ा नहीं बढ़ा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन जब आपका बढ़ रहा है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इस वजह से इस पॉइंट पर कैपिटल Q चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू तो घट गई, और इस बार इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है घट गया कंपैरेटिवली, इसलिए इसके द्वारा इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है वो बढ़ गई। तो ये वाला फोर्स हो गया छोटा इसकी वजह से, और ये वाला फोर्स हो गया बढ़ गया। बढ़ा हुआ फोर्स किस तरफ लग रहा है? O पॉइंट की तरफ। तो पार्टिकल फोर्स हटा लेने के बाद कहाँ जाएगा? दोबारा अपनी मीन पोजीशन में जाएगा, और इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे हम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये वाला इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसके अलावा यदि हमारे पास ये वाला चार्ज +2Q हो और ये वाला भी चार्ज +2Q हो, ये -Q चार्ज रख दिया जाए इस बार,
अब ओ से पी की तरफ मूव करा रहे हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में क्या हो आंसर होगा बताएं। यदि हम इसको और यहाँ इससे यहाँ पर लेके जाएं तो यहाँ पर फोर्स की जो वैल्यू है वो इस साइड होगी और फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो घट गया। तो यहाँ पर जो फोर्स की जो वैल्यू है इस पॉइंट पर जो फोर्स की जो वैल्यू है यहाँ तो घट गई, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो दूसरे वाला जो फोर्स है F2, पहले वाला F1 था, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये +2 क्यू चार्ज -Q चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, और दूसरा वाला +2 क्यू चार्ज -Q चार्ज को फिर दोबारा अपनी तरफ खींच रहा है। जब आपका O से लेके P तक गए तो ये डिस्टेंस जो है ये वाली वो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, INCREASE इंक्रीज हो गई। इसीलिए यहाँ पर F1 की वैल्यू डिक्रीज हो गई बच्चों, और यहाँ पर डिस्टेंस घट गई तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। अब कैसा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि F2 की वैल्यू जब इंक्रीज हो गई तो जो पार्टिकल Q चार्ज है वो किस तरफ मूव कर रहा है, +2 Q चार्ज की तरफ। अब मीन पोजीशन में नहीं आ रहा पार्टिकल, कहाँ जा रहा है, +2 Q चार्ज की तरफ जा रहा है। जब +2 Q चार्ज की तरफ जा रहा है तो कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये वाला बच्चे इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा हमारे पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके अलावा, इसे लिखिए पहले। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एक +Q चार्ज है ये आपके पास, दूसरा वाला भी चार्ज +Q है, एंड यू हैव टू टेक अ चार्ज अप टू द पॉइंट P। यहाँ पर एक और चार्ज रखा हुआ है Q, ऐसे करके। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा चार्ज को P पॉइंट से आगे की तरफ शिफ्ट कराना है। ये डिस्टेंस मान लीजिए A, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 2L है। तो हमें ये पूछा गया है कि जब हम चार्ज को ऊपर की तरफ शिफ्ट करा रहे हैं तो कैसा इक्विलिब्रियम मिलेगा, स्टेबल या अनस्टेबल। देखो +Q और +Q चार्ज के बीच में रिपल्जन लगेगा, इसीलिए F1 ऊपर की तरफ, यही +Q और Q के बीच में रिपल्जन लगेगा, इसीलिए F2 भी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। फिर दोबारा वेक्टर अलजेब्रा लगाएंगे। पहले भी हम पढ़ चुके हैं वेक्टर अलजेब्रा को, फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, बार इन्हीं चीज़ों का यूज़ हो रहा है। F1 को 2 कंपोनेंट में तोड़ा तो ये कहलाएगा हमारे पास F1 साइन थीटा, और ये वाला कहलाएगा हमारे पास F1 कॉस थीटा। और इसको भी 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा F2 कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा F2 साइन थीटा। सबको बात क्लियर हो रही है, इज देयर एनी प्रॉब्लम। तो F1 कॉस थीटा और F2 कॉस थीटा बच्चों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आया नहीं आया, F1 कॉस थीटा और F2 कॉस थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसीलिए F1 साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो एडअप हो जाएगा, और जब एडअप हो जाएगा तो F1 साइन थीटा प्लस F2 साइन थीटा ऐड हो जाएगा, एंड डेट इज इक्वल टू मैं F लिख दूँ। और वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर जा रहा है। जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब मीन पोजीशन तो आपकी ये वाली थी, मिड पॉइंट। अरे सबको क्लियर हो रही है ना बात, क्योंकि हम तो पढ़ चुके थे कि लाइक चार्ज जो होता है उसके वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो मिडिल पर मिलता है। यदि नेट फोर्स यदि मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होता तो कैसा इक्विलिब्रियम होता, स्टेबल। और क्योंकि नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है इसीलिए इक्विलिब्रियम कैसा कहलाएगा, अनस्टेबल। तो ये वाला इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। लिखिए इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार यहां पर चार्ज कर लीजिए +2Q और ये वाला भी +2Q और एक -Q चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर P पॉइंट पर। बताना है कैसा इक्विलिब्रियम सेट होगा इसमें। माइनस और प्लस अट्रैक्ट करेंगे बच्चों, इसीलिए F1 की डायरेक्शन अंदर, माइनस और प्लस अट्रैक्ट करेंगे इसीलिए F2 की डायरेक्शन भी अंदर। दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक F2 cos थीटा और एक नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा F2 sin थीटा। ये वाला हो जाएगा F1 cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट भी F1 sin थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे इस पॉइंट पर। तो सिर्फ कौन सा वाला कंपोनेंट लगेगा, F1 sin थीटा और F2 sin थीटा, that acted towards the point O and that is the mean position where equilibrium have to be achieved between the two like charge and it is already understood in the previous examples। तो क्योंकि F1 sin थीटा और F2 sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, F1 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा दोनों का सम कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है। इस वजह से ये वाला इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इक्विलिब्रियम के ऊपर, जिसमें कि हम ये पता लगा रहे थे कि रेस्टोरिंग फोर्स की जो यदि डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ आ रही है तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल। और यदि रेस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इक्विलिब्रियम के अपोजिट जा रही, मीन पोजीशन के अपोजिट जा रही है, मिड पॉइंट के अपोजिट जा रही है या किसी और डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसे लिखेंगे फिर आगे करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन SHM के इक्विलिब्रियम के ऊपर, कि हमने ये तो पढ़ लिया कि यदि फोर्स की जो वैल्यू है वो मिड पॉइंट की तरफ आ रही है तब इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल होगा, और स्टेबल का भी स्पेशल केस हो जाएगा कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बच्चों, स्टेबल का केस के दौरान कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, पहले भी बता चुके हैं, SHM के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन बनाते हैं कि देयर इज अ two charge -Q and -Q and at a distance of small a from these charge there is another charge capital Q। इस तरह से है। अब चार्ज को ऊपर खींचकर और नीचे छोड़ दिया गया है, उसकी मीन पोजीशन से खींचकर छोड़ दिया गया है। ये वाला P पॉइंट है, ये O पॉइंट है, तो नेट फोर्स इस चार्ज पर कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसा भी थोड़ी देर पहले F1 sin थीटा और F2 sin थीटा के साथ किया था हमने। तो क्योंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टूवर्ड्स द पॉइंट O, और हम पार्टिकल को कहाँ लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ x डिस्टेंस तक शिफ्ट कर देते हैं। तो जब आप x डिस्टेंस तक पार्टिकल को शिफ्ट कर देंगे देन पार्टिकल स्टार्ट टू ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और उस केस में जो क्वेश्चन है वो किसका बनेगा, SHM का। इसका पार्टिकल का मास m लिख लेंगे आप। तो जब पार्टिकल को आप मीन पोजीशन से थोड़ा ऊपर की तरफ खींच के छोड़ देंगे तब उस पर रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा। नेट फोर्स की डायरेक्शन तो क्या है हमारे पास, F1 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा, क्योंकि ये सारी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, इसीलिए F1 sin थीटा और F2 sin थीटा को दोनों को एडअप किया जा सकता है। तो उस दौरान जब आप इन केस ऑफ SHM की बात करते हैं तो SHM के दौरान रेस्टोरिंग फोर्स लगता है, रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल हैविंग मास स्मॉल m। तो रेस्टोरिंग फोर्स लिखेंगे बच्चों -K
एफ बराबर माइनस के के इंटू, क्योंकि वाई एक्सिस में मोशन हो रहा है इसीलिए वाई लिख लें आप, वाई डिस्टेंस तक आपने इसे मूव कराया है ऊपर तक। न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएं तो एफ इजिकल टू, और क्या पढ़ा है हमने, एफ बराबर एम इंटू ए इजिकल टू माइनस के इंटू वाई। ए इज द एक्सीलरेशन, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देयर आर टू चार्जेस माइनस क्यू एंड अनदर वन इज ऑल्सो माइनस क्यू एंड विच आर प्लेस्ड एट दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी shown in the figure, and there is another charge named as capital Q. Suppose that this charge is small q, named as small q, and having mass m is kept at point P. Point P is in perpendicular bisector of line AB. तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए ये L है, ये L है, ये वाला डिस्टेंस आप y मान लीजिए इसको। तो हमें ये पता लगाना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। यदि पार्टिकल SHM में मोशन कर रहा है तो SHM में मोशन के दौरान पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों। ये तो हम पढ़ चुके हैं इस वाले को कि पार्टिकल जब इस तरह से ब्रॉड साइड पोजीशन में रखा हुआ होता है तो उस केस में नेट फोर्स पार्टिकल पर F1 sin थीटा और F2 sin थीटा इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और इस तरह से नेट फोर्स की जो वैल्यू है F नेट बराबर लिखें तो उसको लिखा जाएगा 2F sin थीटा। यहाँ तक कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। तो कॉस वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जैसा कि पिछले डायग्राम में हम पढ़ चुके हैं। साइन वाले जो कंपोनेंट हैं वो अलोंग माइनस वाई एक्सिस हैं और टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है, इसीलिए इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये वाला जो एंगल है उसके बारे में बात करें, ये थीटा, तो थीटा कैलकुलेट हो सकता है साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारे पास में डिस्टेंस y और हाइपोटेनियस, साइन थीटा कैलकुलेट करना है हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है AP को कैसे निकाल लेंगे ज्योमेट्री से, ये L है और ये y है तो इसे लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इसीलिए ये अंडर रूट L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टर्म बन जाएगी। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे y अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू पुट हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे, सेकंड से फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, करके देखिए क्या आता है। तो उसके बाद ये टर्म बनेगी एफ नेट इज इक्वल टू 2F साइन थीटा की वैल्यू y अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ की जो वैल्यू है कूलाम के लॉ से इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स आसानी से निकाला जा सकता है। के Q1 की जगह क्या लगाएंगे, कैपिटल Q, Q2 की जगह स्मॉल q, और R स्क्वायर है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसीलिए अंडर रूट हट जाएगा। अब y अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पावर 1 और ये पावर 1/2 सॉल्व होने के बाद बच्चों क्या हो जाएगी, एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2K Q इंटू स्मॉल q इंटू वाई अपॉन L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये हो जाएगा। क्या ये मेरा फंक्शन जो है वो जैसे SHM में f इज इक्वल टू माइनस के k इंटू वाई पढ़ाया जाता था उस तरह से नहीं आ गया है। यहाँ पर ये वाली जो पूरी टर्म है वो तो स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है, और f इज इक्वल टू माइनस के k इंटू वाई की तरह ये हमारी टर्म आ गई है। माइनस का साइन आप लगा सकते हैं क्योंकि नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, माइनस वाई एक्सिस की तरफ। तो एफ नेट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, -2KQ इंटू स्मॉल q इंटू वाई। वाई इज़ द वेरी स्मॉल डिस्टेंस इन वाई एक्सिस जो कि L से बहुत छोटा है। तो L हियर आप लिख सकते हैं
y is very less than L, then y square is also very less than r square. Taken y square as negligible. ऐसी चीज़ें तो हमने बहुत बार इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो डेरिवेशन था उसमें भी करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेरिवेशन करवाए गए थे। तो वाई स्क्वायर को नेग्लेजिबल ले लेंगे तो एफ नेट बराबर लिख सकोगे -2k q इंटू स्मॉल q इंटू वाई ओवर एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2k q इंटू स्मॉल q इंटू वाई अपॉन एल क्यू, ये टर्म आ जाएगी। क्या ये जो रिलेशन है वो एसएचएम में जो रेस्टोरिंग फोर्स के लिए जो रिलेशन लिखा जाता है, जो बेसिक रिलेशन है F इजिकल टू -k इंटू एक्स, उससे मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर x की जगह, क्योंकि y एक्सिस में मोशन हो रहा है इसीलिए x की जगह यहाँ पर y आया हुआ है, और ये सभी जो टर्म हैं अंदर वाली वो रेस्टोरिंग कांस्टेंट k कहलाएंगे। तो सॉल्व करते हैं फिर आगे इसे। जब आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये लिखेंगे एफ नेट बराबर -k ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इजिकल टू -k एफ बराबर m इंटू ए इजिकल टू -k 2k q इंटू स्मॉल q इंटू वाई अपॉन एल क्यू। एफ इजिकल टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया, और ये तो हम एसएचएम में जानते ही रहे हैं कि ए बराबर क्या होता है -k ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई -k 2k q इंटू स्मॉल q इंटू वाई अपॉन एल क्यू। वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर बना आपका माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर लिखा जाएगा 2k q इंटू स्मॉल q ओवर एल क्यू इंटू एम। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो ओमेगा बराबर लिखेंगे अंडर रूट 2k q इंटू स्मॉल q ओवर एल क्यू इंटू एम, और ओमेगा की वैल्यू लिखी जाएगी 2 पाई ओवर कैपिटल T अंडर रूट 2k q इंटू स्मॉल q एल क्यू ओवर एम, और T बराबर लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट में एम एल क्यू ओवर 2k q इंटू स्मॉल q। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसको पुट कर सकेंगे यहाँ पर। इस तरह से टाइम पीरियड जो है ऑसिलेशन का चार्ज पार्टिकल के लिए क्या आ गया, ये रिलेशन के अनुसार आ गया। तो हमने क्या पढ़ा था, दोबारा से समराइज़ करते हैं कि कोई पार्टिकल जब मीन पोजीशन से थोड़ा भी डिस्प्लेस किया जाएगा, समझ रहे हैं ना, जो कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से थोड़ा भी डिस्प्लेस किया जाएगा और दोबारा मीन पोजीशन पर लौट के आएगा तो उसकी इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल ठीक, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गई तो पार्टिकल का एसएचएम का सिचुएशन बन सकता है। एसएचएम के लिए टाइम पीरियड के लिए आप फॉर्मूला इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के लिए। इसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद इसे रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन ये है, उसके ऑप्शन मैंने साइड में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन को बनाते हैं। कि देयर आर 2 चार्जेस नेम्ड एज कैपिटल Q। इस तरह से 2 चार्ज दे रखे हैं हमें और ये मिड पॉइंट O है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है, ये भी स्मॉल a है। एक P पॉइंट यहाँ दे रखा है और एक P पॉइंट ये दे रखा है y डिस्टेंस पर, और y की जो वैल्यू है बच्चों वो a से कम है यहाँ पर, और ये x डिस्टेंस दे रखी है। तो ये वाली जो पोजीशन है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस आ रही है। ऊपर वाली जो पोजीशन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली पोजीशन आ रही है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर चार्ज की -q वैल्यू है और उसका मास क्या है, m है, जो कि P पॉइंट पर रखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि +q और +q 2 चार्जेस हैं जो इस तरह से A और B पॉइंट पर रखे हुए हैं, कैपिटल A और कैपिटल B पॉइंट पर। और हमारे पास में
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर P पॉइंट पर एक चार्ज -q रखा हुआ है जिसका मास m है, और उस चार्ज की वजह से हमें ये पता लगाना है कि इन सभी ऑप्शन में से कौन से वाले ऑप्शन सही है, वेदर चार्ज विल परफॉर्म SHM और नॉट, ये भी पूछा गया है इसमें। तो बनाते हैं इसे, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो जो फोर्स की जो डायरेक्शन है दोनों पर, ये F नीचे की तरफ, ये भी F नीचे की तरफ, और दोनों के जो कंपोनेंट सॉल्व करेंगे तो ये वाले कंपोनेंट आएंगे, एक F1 साइन थीटा और एक आएगा हमारे पास F2 साइन थीटा। कॉस वाले जो कंपोनेंट हैं बच्चों वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, F1 कॉस थीटा और ये वाला भी F2 कॉस थीटा, दे विल कैंसिल ईच अदर। तो नेट फोर्स जो है वो अलोंग द O पॉइंट लग रहा है, इसीलिए इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा क्योंकि नेट फोर्स जो है वो O पॉइंट की तरफ लग रहा है। पार्टिकल को थोड़ा भी उसकी मीन पोजीशन से खींच के छोड़ेंगे, देन पार्टिकल स्टार्ट टू ऑसिलेट एंड सच टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी SHM। तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं, एक्स वाले पहला ऑप्शन है परफॉर्म SHM, पार्टिकल परफॉर्म SHM व्हेन x इज लेस देन a। दूसरा है पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट P बट नॉट हार्मोनिकली। तीसरा है परफॉर्म SHM y इज वेरी वेरी लेस देन a। और चौथा पॉइंट है ऑसिलेट अबाउट पॉइंट P बट नॉट हार्मोनिकली फॉर y कंपेरेबल टू a, है ना। ये दे रखा है हमें। P पॉइंट के दो कंडीशन है, एक x एक्सिस में भी बना सकते हैं आप और y एक्सिस में भी बना सकते हैं। तो पहले दोनों जो ऑप्शन है उनके बारे में चर्चा कर लें कि परफॉर्म SHM x इज लेस देन a, इसके बारे में चर्चा करें। तो जब पार्टिकल को यदि -q चार्ज को यहाँ रखते, आप ध्यान से सुनेंगे, -q को यहाँ पर रखते इस पॉइंट पर, तो इसकी और इसकी वजह से जो फोर्स लगता उसकी डायरेक्शन होती है हमारी ये वाली, टूवर्ड्स द पॉइंट A, और +q और -q की वजह से जो फोर्स लगता उसकी डायरेक्शन होती F2 इस तरह से। क्योंकि जब A से लेके P पॉइंट तक लेके आए हैं आप पार्टिकल को, O से P पे लेके आए हैं, तो A और P के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, इसीलिए F1 की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हुआ है। जब -q चार्ज को P पॉइंट पर रखे हुए थे और कैपिटल Q चार्ज तो B पॉइंट पर रखा हुआ था, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बच्चों नेट फोर्स किस तरफ लगेगा, अरे जाहिर सी बात है F2 बड़ा है, इसीलिए F2 की डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। अब पार्टिकल O पॉइंट की तरफ मूव नहीं कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द पॉइंट B, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल। इसीलिए ये वाले दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, परफॉर्म SHM x इज लेस देन a, क्योंकि SHM तो तभी फॉलो हो पाएगा जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में SHM नहीं होता है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत। ऑसिलेट अबाउट पॉइंट P बट नॉट हार्मोनिकली, ये भी गलत। हार्मोनिकली तभी होता है जब आप F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -k के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे होंगे और F बराबर -k इंटू y आ रहा होगा, जहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, लेस देन a होनी चाहिए। यदि y की वैल्यू जो है वो कंपैरेटिवली a के बराबर है तो उस केस में कौन सी मोशन होगी, ऑसिलेटरी मोशन होगी, हार्मोनिकली नहीं होगी। SHM मोशन नहीं होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा जब y बराबर a के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर अब इस वाले को सॉल्यूशन को देखते हैं कि F साइन थीटा और F2 साइन थीटा का नेट फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है और पार्टिकल जो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, SHM करने लगेगा। SHM के लिए क्या आवश्यक शर्त है कि y इज लेस देन क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन C सही है आपका। फिर दूसरा ऑसिलेट अबाउट पॉइंट P बट नॉट हार्मोनिकली फॉर y कंपेरेबल टू a। तो मैंने बताया y जब a के बराबर होगा तब उस केस में ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट हो जाता है, SHM नहीं होता है ना। y इज इक्वल टू a या अबाउट इक्वल टू a होगा तो SHM नहीं होता है, ऑसिलेटरी होता है। ऑसिलेटरी की एक स्पेशल कंडीशन है SHM, सबको बात समझ में आ रही है। ऑसिलेटरी की स्पेशल कंडीशन है SHM, जब y इज लेस देन a हो और रेस्टोरिंग फोर्स F बराबर -k इंटू y हो। तो ये ऑप्शन नंबर C और D ठीक है। ये मल्टीपली आंसर्स जो होते हैं क्वेश्चंस में वो वाले थे। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का ही है, चार्ज दे रखे हैं आपको
एक प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, और एक स्मॉल क्यू चार्ज जो है एक स्मॉल क्यू चार्ज ओ पॉइंट पर रखा हुआ है इस तरह से। इसे आप पी पॉइंट पर लेके आए हैं, इसका डिस्टेंस एक्स है, यहाँ पर इस पॉइंट पर लेके आए। तो हमने बता दिया पहले वाले एग्जांपल्स में ही कि ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि ये इस प्लस क्यू चार्ज और स्मॉल क्यू चार्ज जब पी पॉइंट पर आ जाएगा तो उनके बीच का डिस्टेंस घट जाएगा, और डिस्टेंस घटने से क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इन अदर पार्ट जो फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर्स की नेट वैल्यू जो है टुवर्ड्स द पॉइंट ओ है, इसीलिए इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। जरा फोर्स के बारे में विचार कर लें, जरा डायरेक्शन देख लें हम लोग। तो यदि हम पी पॉइंट पर कैपिटल क्यू चार्ज को लेके आएंगे, स्मॉल क्यू चार्ज को लेके आएंगे, तो फोर्स जो है रिपल्जन का लगेगा बच्चों, और फोर्स की डायरेक्शन F1 ये होगी हमारी। सबको बात समझ में आ रही है? इन दोनों के केस में जो है F2 की डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जरा इनको निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, a प्लस एक्स, और ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, a माइनस एक्स, ये डिस्टेंस ही बचा। तो क्या मैं नेट फोर्स की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ, F नेट इज इक्वल टू F1 डिफरेंस F2। बड़े में से छोटे को घटाना है। बड़ा वो होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, और डिनोमिनेटर किसका छोटा है, राइट वाले पेयर का। तो इसीलिए आप ये लिखेंगे F2 माइनस के, राइट वाले पेयर की वजह से फोर्स F2 है, माइनस के F1। F2 की वैल्यू K Q इंटू कैपिटल Q A माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, माइनस K इंटू Q इंटू कैपिटल Q A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये F1 और F2 आ गए हमारे पास सॉल्व होने के बाद में। सबको बात समझ में आ गई? अब क्या करना है इसको, अब सॉल्यूशन कॉमन लेके प्योर मैथमेटिक्स है ये, K Q इंटू कैपिटल Q 1 माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, K Q इंटू कैपिटल Q, ये सॉल्व हो के आएगा A स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे करें A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2AX, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, A प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है हमने। उसके बाद माइनस इसको खोलेंगे तो A स्क्वायर माइनस के साथ गुणा करते जा रहे हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2AX, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो इस तरह से रिलेशन बनेगा K Q इंटू कैपिटल Q 4AX ओवर A स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब पहले की तरह सॉल्यूशन करना है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, कि जो A की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है बच्चों x से, तो इसीलिए A स्क्वायर जो होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए एक्स स्क्वायर को क्या कर ले लोगे आप, नेग्लेजिबल। तो इस तरह से ये रिलेशन बनेगा, इस तरह से रिलेशन बनेगा एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल रख देंगे, तो रिलेशन बना F नेट इज इक्वल टू K Q इंटू कैपिटल Q 4AX ओवर A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हो गई? A स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो वो A स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा, ऊपर वाले A से ये नीचे वाला A स्क्वायर A की पावर 4 कट जाएगा, तो बचा K Q इंटू कैपिटल Q 4AX ओवर A की पावर 4, ये कट जाएगा 3 बार, बचा K Q इंटू कैपिटल Q 4X ओवर A क्यू। फिर दोबारा वही रिलेशन बना जहाँ पर x को छोड़कर सारा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, K लगाएंगे, माइनस के m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर लिखेंगे K Q इंटू कैपिटल Q
क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू 4 ओवर एम ए क्यू, ओमेगा बराबर अंडर रूट 4 के क्यू इंटू कैपिटल क्यू एम इंटू ए क्यू, और ये हो जाएगा 2 पाई ओवर कैपिटल टी 4 के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू ओवर एम ए क्यू, और टी बराबर लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट में एम ए क्यू ओवर 4 के क्यू इंटू कैपिटल क्यू। प्लीज़ compare this relation with the example which is already solved in the previous question। तो जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर चेक करिए, टाइम पीरियड के लिए क्या आया, और ये वाला चेक करिए। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का, चाहे वो एंड ऑन पोजीशन की बात हो चाहे ब्रॉड साइड पोजीशन की बात हो, उन दोनों ही पोजीशन में आप इस तरह से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो क्या हम एसएचएम के क्वेश्चन करना सीख गए हैं? यदि पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो एसएचएम बन सकती है, और एसएचएम के इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब आता है पेंडुलम प्रॉब्लम। पेंडुलम प्रॉब्लम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एफवीडी डायग्राम बनाने को आते हैं। वो एफवीडी जो बना लेगा वो पेंडुलम वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉम्बिनेशन है अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं। जिसको मैकेनिक्स अच्छी तरह से आती है, एसएचएम आती है, उसके लिए क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी हो जाएंगे, और जिसके लिए नहीं आती है वो कोशिश करें कि पिछले वाले टॉपिक्स को इस वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस तरह से हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो पेंडुलम के लिए देखते हैं कि मान लीजिए दिस इज अ रिजिड सपोर्ट पेंडुलम प्रॉब्लम। It is a rigid support and this is the line which shows the y-axis. It is the point of suspension, और ये दो हमारे पास बॉब हैं जिसके पर चार्ज q है, मास m है। इस वाले पर भी चार्ज q है और मास m है। तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, इसके द्वारा इस पर लगाए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। सबसे पहले तो एफबीडी बनाना सीख लें हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लें, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख जाएंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो पाएंगे। एफबीडी बनाने के बाद में ही हमारी इक्वेशंस बनेंगी, और इक्वेशंस को सॉल्व करके ही हम आंसर निकाल पाएंगे। इज दैट क्लियर? ये एंगल आपका थीटा, ये भी एंगल थीटा, इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। तो क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग? A, ये B और ये O पॉइंट। तो यदि ये डिस्टेंस निकाली जाए तो ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बराबर क्या लगा सकते हो आप लोग? साइन थीटा अलग से लिख देता हूँ मैं, अलग मार्कर से। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? साइन थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर है L और हाइपोटेनियस के परपेंडिकुलर निकालना है X और हाइपोटेनियस L। तो X बराबर क्या हो जाएगा? L साइन थीटा। तो ये भी L साइन थीटा हो जाएगा आपका, और ये भी L साइन थीटा हो गया। अब FBD बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक होता था? उसमें बताया जाता था कि यदि किसी पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हों, मैनी फोर्सेज आर एक्टेड एट द सेम पॉइंट, देन we will resolve the force acted at that point in two axes। पहला है x एक्सिस वाले फोर्सेस और दूसरा है y एक्सिस वाले फोर्सेस। इसको आप x वाले कंपोनेंट और y वाले कंपोनेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये बॉब है आपका जिस पर चार्ज प्लस q दे रखा है, ये आपका स्ट्रिंग था, तो टेंशन T हो गया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया Fe, और एक ग्रेविटी वाला फोर्स mg। ये 3 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। टेंशन को आप 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो एक कहलाएगा हमारे पास T साइन थीटा, और एक कहलाएगा हमारे पास T कॉस थीटा। ये हो गया। तो FBD सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो Fy वाले सॉल्व कर लीजिए। Fy बराबर क्या है? 0। समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं
टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बनाने को मिलेगी। फिर उसके बाद टी साइन थीटा को आप एफ ई के बराबर लिख सकते हैं। एफ इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयर। तो आप दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो लिखा जा सकता है टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा जाएगा के फर्स्ट बॉब पर चार्ज क्यू बच्चों, दूसरे वाले बॉब पर भी चार्ज क्यू, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या दिया जाएगा। थीटा दे देगा आपको, है ना, थीटा दे देगा तो आपसे पूछ लिया जाए, थीटा दे दे, मास दे दे बॉब का, तो आपसे पूछ लिया जाए कि क्यू की वैल्यू क्या होगी, है ना। एल भी दे देगा उस केस में, तो आपसे पूछ लिया जाए कि मास ऑफ द बॉब क्या होगा। ऐसे ही हम जो है टेंशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी टर्म से। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो हैं इस पर बनाए जा सकते हैं। इसको जरा लिख लीजिए और एफबीडी को देख लीजिए कि एफबीडी आप लोगों के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मैं लगातार कह रहा हूँ कीप थिंकिंग, लगातार सोचते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, टॉपिक को समझिए और सोचिए कि उस पर कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2013 में आया था। एक और क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। 2013 में पूछा गया है। और बच्चों क्वेश्चन ये है कि देयर आर 2 बॉब्स ऑफ मास स्मॉल m एंड हैविंग चार्ज स्मॉल q एंड दीज बॉब्स आर सस्पेंडेड एट द कॉमन पॉइंट, जिसको हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी कहते हैं, वो पॉइंट पर लटकाए गए हैं। एक चार्ज हमारे पास में स्मॉल q और इसका जो मास है वो स्मॉल m है। दूसरा वाला जो चार्ज है वो भी स्मॉल q और मास स्मॉल m है, और दोनों ही एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं व्हेन इक्विलिब्रियम इज सेट अप। व्हेन इक्विलिब्रियम is set up, then separation between both charges are small r है ना। ये क्वेश्चन है, स्मॉल r है। अब इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो y है। क्वेश्चन समझेंगे, दोबारा बोल रहा हूँ, दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, और दोनों के मास m है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O पर लटके हुए हैं। ये वाला लेंथ आप L मान लीजिए, ये डिस्टेंस आपका R हो गया आपका, तो ये वाला R/2 हो जाएगा आपका और ये भी R/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अब हमने कॉम्बिनेशन को y/2 डिस्टेंस तक नीचे ले आए हैं, हाफ डिस्टेंस तक। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन r एंड स्मॉल y, ये पूछा गया है। r और y के बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो देखते हैं जरा, FBD बनाते हैं इसका। तो टेंशन तो ऊपर की तरफ लग गया इसका, टेंशन ऊपर की तरफ लग गया अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वेट mg जो है वो किस तरफ लगेगा बच्चों, वो वेट mg लगेगा नीचे की तरफ। t को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे आप, एक कहलाएगा आपका t cos थीटा और एक इसका ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा t sin थीटा। बात क्लियर हो रही है सबको यहाँ तक। FBD बना रहे हैं, t को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक t cos थीटा और एक t sin थीटा। mg आपका नीचे की तरफ है, दोनों ही बॉब पर चार्ज है और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe की वैल्यू ये आ गई आपकी।
ये एंगल आप मान लीजिए ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। तो जरा यहाँ पे एफ ई और इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, टी साइन थीटा के बीच में, तो टी साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हो एफ ई, और एफ ई इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टेड बिटवीन द टू चार्जेस, दीज आर द टू चार्जेस, इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एफ ई है। और वो कौन से वाले फॉर्मूले से बताया जाएगा, हाँ कौन से वाले फार्मूले से बताया जाएगा, वो बताया जाएगा कूलाम्स लॉ वाले फार्मूले से, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास के Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा इनके बीच का, आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट कह सकते हैं। वर्टिकल टी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, एम जी के। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों में डिवाइड लगा के देख लीजिए तो आंसर बनेगा आपका साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर ओवर एम जी। ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर ओवर एम जी इंटू आर स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी आपकी। अब टेन थीटा हमने ये कैलकुलेट कर लिया इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में, और यहाँ से टेन थीटा ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं, जिसमें कि हमें रिलेशन पता पड़ जाएगा आर और वाई के बीच में, है ना, आर और वाई के बीच में रिलेशन पता पड़ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप टेन थीटा बराबर लिखेंगे आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, टेन थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन ट्राइंगल ओ डी और ए, तो इन ट्राइंगल ओ डी ए में देखते हैं टेन थीटा, छोटा एंगल, बहुत छोटे एंगल तक ये चार्ज जो हैं वो रिपेल होंगे, तो टेन थीटा को थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू लिखा जाएगा परपेंडिकुलर आर बाई टू, और जो हाइपोटीनियस है वो कितना, बेस कितना है हमारे पास वाई। इन दोनों इक्वेशन नंबर थर्ड को और फोर्थ को एक दूसरे के बराबर रखते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड को और फोर्थ को एक दूसरे के बराबर पुट करिए तो रिलेशन बनेगा बच्चों तो रिलेशन यहाँ से बन के आएगा दोनों की RHS इक्वल रख देंगे, तो के क्यू स्क्वायर ओवर एम जी इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वाई टू ओवर वाई। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर एम जी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर ओवर टू वाई, आर क्यू बराबर लिखा जाएगा के क्यू स्क्वायर ओवर एम जी इंटू टू वाई, के क्यू स्क्वायर ओवर एम जी आर क्यू बराबर टू वाई इंटू के क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम जी नीचे रह जाएगा। इसका मतलब आर बराबर लिखा जाएगा वाई की पावर 1/3, है ना, ये यहाँ से रिलेशन आ जाएगा। ये तो पूरी टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी। रिलेशन हमें किसके बीच में निकालना है, आर और वाई के बीच में, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ये पढ़ा है कि जो पहले वाई डिस्टेंस तक का जो धागा था जो कि ओ पॉइंट से सस्पेंडेड था, अब उसकी लेंथ जो है घटाकर y/2 तक कर दी गई है, नीचे ले आए हैं। तो हमसे पूछा गया है कि r और y के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो मान लीजिए नया वाला जो y है उसे y डैश लिख देता हूँ मैं, और पहले वाले y को तो y लिखूँगा। तो देखो y बराबर y1 बराबर y, और y2 बराबर एक को लिख देता हूँ y डैश। r1 बराबर लिख दूँगा मैं, r1 बराबर लिख दूँगा क्या, r/2, और उसके अलावा R2 को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, तो ये लिखेंगे R2 ओवर R1 इज इक्वल टू Y2 ओवर Y1। Y2 की जो वैल्यू है वो है y डैश, और Y1 की वैल्यू y है ना।
R2 की वैल्यू जो है वो क्या लिखी है हमने, R2 की वैल्यू क्या लिखी है, R2 हमें फाइंड आउट करना है, ये R दे रखा है, y डैश की जो वैल्यू है वो कितना है y/2, तो ये हो जाएगा y/2 ओवर y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R2 बराबर आ जाएगा हमारे पास में 1/2 R को क्या लिख रहे हैं y/3, तो 1/2 और y/3 लगा देंगे, ये R की जगह y/3, R2 की जगह y/3 लगा दीजिए ओवर R इज इक्वल टू 1/2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में R ओवर टू की पावर 1/3। तो ये आपका जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन में बना देता मैं 1/√2, बी आ जाता R/2/1/2, ये आ जाता R√2 और डी आ जाता हमारे पास 2R। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक होता बच्चों। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। तो हम y और r के बीच में रिलेशन निकाल कर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यदि पैरामीटर चेंज हो y और r के क्वेश्चन में, तो इन दोनों सिचुएशन का यूज़ करते हुए r और y के बीच में रिलेशन निकाला जा सकता है। इसे लिख लेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन और IIT जी 2013 में आया था, जो कि हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं उस क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चन के हमने डेरिवेशन SHM में पढ़ लिए हैं, वो डायरेक्ट आप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। हम अभी चर्चा कर लेते हैं कि ये हमारे पास दो चार्ज दे रखे थे, एक प्लस क्यू, दूसरा वाला भी प्लस क्यू दे रखा था। मिड पॉइंट पर स्मॉल a डिस्टेंस, स्मॉल y डिस्टेंस पर एक तीसरा चार्ज रखा था p माइनस क्यू। आपसे पूछा गया था कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इन स्टेबल इक्विलिब्रियम f डिपेंड्स ऑन, तो a था हमारे पास y, b था हमारे पास -y, c था 1/y, d था -1/y। तो आंसर क्या आएगा, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या पढ़ा है, y पढ़ा है ना। तो वहाँ पर जब फॉर्मूला f बराबर -ky होता है, वैसे f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y, f बराबर -k/y। वहाँ पर जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे इन क्वेश्चंस का बच्चों, तो उस समय f की वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y आया था, और इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। जी मेंस में आया 2013 में, जी 2013 में आया ये क्वेश्चन। इसे लिख लेंगे। अगला अब टॉपिक पढ़ते हैं थ्योरी का। जैसा कि पिछले टॉपिक्स में थ्योरी में हमने कवर किया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एंड ऑन पोजीशन, आज कौन सा पढ़ना है हमको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रॉड साइड पोजीशन। तो जल्दी से ख़त्म कर लेंगे इसको। -q और +q चार्ज हैं बच्चों, ये दोनों एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट the intensity of electric field at a point B due to the combination of dipole। तो this is the dipole named as AB। ये डिस्टेंस आपका L हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, L हो गया। तो हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रॉड साइड पोजीशन, ये ख़त्म करना है इसको। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस किस तरफ है। तो एक इंटेंसिटी P पॉइंट पर देख रहे हैं, मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूँ।
एक चार्ज कंसीडर कर लेते थे, टेस्ट चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए E1 की डायरेक्शन अंदर हो गई, प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसीलिए E2 की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी, है ना। अब E1 को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। कंपोनेंट तोड़ना तो आप लोग सब लोग बहुत अच्छी तरह से समझ ही चुके हैं, बार बार हम यही काम कर रहे हैं। E2 साइन थीटा और ये कहलाएगा हमारे पास E2 कॉस थीटा। ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये भी एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा हो जाएगा बेस लाइन के साथ। E1 साइन थीटा को भी E1 को भी दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, E1 साइन थीटा और ये कहलाएगा हमारे पास E2 कॉस थीटा। तो इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट तो एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएंगे और कौन से वाले कंपोनेंट रह जाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। बात क्लियर हो गई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो दोनों कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे एक दूसरे से, कोई बताएगा बच्चा, दोनों कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एंटी पैरेलल होंगे। एंड ऑन पोजीशन में क्या थे, 0 डिग्री का एंगल बना रहे थे, पैरेलल थे। तो इसको देखते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो लिखा जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। कॉस थीटा ये डिस्टेंस हमारे पास क्या थी, x डिस्टेंस मानी थी शायद ये, तो अंडर रूट ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस मान लेंगे इसको। E1 और E2 की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा, जरा देख लेते हैं। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम आएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है बच्चों दोनों के लिए, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसीलिए दोनों के लिए E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो इस तरह से E1 और E2 सॉल्व करेंगे तो आएगा K Q अपॉन डिस्टेंस है L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। के को फर्दर क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। जरा कॉस थीटा और देख लेते हैं अलग से। कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल में APD में देख लेंगे, तो इन ट्राइंगल APD कॉस थीटा बराबर होता है बेस L अपॉन हाइपोटेनियस है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेकंड और थर्ड की वैल्यू क्या किस में पुट करनी है हमको, फर्स्ट में आंसर आ जाएगा। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं इसको E इज इक्वल टू 2, दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2E1 कॉस थीटा। E1 और E2 सेम है मैग्नीट्यूड में, तो 2 ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हमारा कॉस थीटा लिखा जाएगा L ओवर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी पावर ये 1 है और ये पावर 1/2 है, तो सॉल्व हो गया कितना आ जाएगा हमारा 3/2। दोबारा बोल रहा हूँ, पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो सॉल्व हो गया कितना आ जाएगा बच्चों 3/2। तो इसीलिए ये टर्म बनेगी, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, ये लिखेंगे L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। फिर वही टर्म जो बार बार हम लिखते आ रहे हैं, इतने दिनों से फर्स्ट ईयर से बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर L की जो वैल्यू है वो बच्चों x से छोटी है, तो L स्क्वायर इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। टेकन L स्क्वायर एज नेग्लेजिबल, इसको नेग्लेजिबल ले लीजिए और इस तरह से फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाली टर्म को P कहेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कहलाएगा आपका x स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर एक्स क्यू। क्या तुमको आ गया ये वाला डेरिवेशन? इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है, नॉर्मली मैथमेटिक्स का यूज़ हुआ है, कंपोनेंट हम बहुत दिनों से तोड़ते ही आ रहे हैं, इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डेरिवेशन ही है बच्चों, और वो अगला डेरिवेशन है टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। टॉर्क के बारे में हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है कि वेन एवर टू फोर्सेज टॉर्क के बारे में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, और ये बताया गया है कि टॉर्क इज द रोटेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑन ए बॉडी। तो ये हमारे पास में कोई पॉइंट है जिसके इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट प्रेस्ड है और उसके एक सिरे पर आप फोर्स लगाते हैं, देन दैट ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू रोटेट, दैट इज सेड टू बी टॉर्क। तो टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी, इसको हम पढ़ते आ रहे हैं और जो मैकेनिक्स में है। अब हम इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको इस तरह से। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ है। डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, माइनस से प्लस की तरफ, तो इसीलिए पी वेक्टर की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये दे रखा है आपको डायग्राम में। तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घूमकर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता है, और इस तरह से डाइपोल किस फॉर्म में आ जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अभी थोड़ी देर पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे हैं उसके। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है और इस दौरान जो टॉर्क लगता है उसी को हमें स्टडी करना है। तो मान लीजिए इनिशियली डाइपोल बहुत छोटे से एंगल तक रोटेट किया हमने, पूरा थीटा नहीं किया है, बहुत छोटे से एंगल डी थीटा तक डाइपोल को रोटेट किया है। तो डी थीटा एंगल तक जब रोटेट करेंगे डाइपोल को, तो उस दौरान डाइपोल पर लगने वाला जो वर्क डन है वो डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखा जाएगा, टॉ इंटू डी थीटा। जैसे हम मैकेनिक्स में पढ़ते थे कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसी रोटेशन में पढ़ा जाता है। छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी थीटा कैन बी रिटन एज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ इंटू डी थीटा। नींद तो नहीं आ रही सबको? नींद आ रही हो, एक लंबी सांस लें और दोबारा से स्टार्ट कर दें पढ़ना। तो डी डब्ल्यू बराबर टॉ इंटू डी थीटा। अब टॉ की वैल्यू हम तो डाइपोल मूवमेंट जो है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, और डाइपोल मूवमेंट जो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने का प्रयास करता है। और इस तरह से मान लीजिए डाइपोल एल डिस्टेंस तक एक्स डिस्टेंस तक जो है वो मूव करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल हो जाता है। तो इस तरह से कितना एंगल रोटेट हुआ, साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 2l। एक्स बराबर क्या लिखा जाएगा, 2l साइन थीटा। नींद आ रही है किसी को? लंबी सांस लीजिए, पानी पीजिए और वीडियो को देखिए। तो x इजिकल टू 2l साइन थीटा, ये टर्म आ गई। फोर्स कितना लगता है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड पार्टिकल। तो फोर्स लिखें तो उतना ही फोर्स लगेगा जितना नेगेटिव पर लगता है उतना ही पॉजिटिव पर लगता है, F बराबर प्लस क्यू इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से टॉर्क लिखोगे, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स बच्चों हमने लिख लिया क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फर्स्ट इक्वेशन से रखें तो 2l साइन थीटा हो जाएगा जी हमारा। ये हमने डाइपोल में पढ़ा है कि Q इंटू 2l को क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट। तो टॉ बराबर लिखा जाएगा पी ई साइन थीटा। इसको वेक्टर टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, टॉ बराबर पी क्रॉस ई, ये लिख सकते हैं। तो डाइपोल की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज को रखा जाता है तो वो रोटेट करता है, और रोटेट कर कर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने के दौरान उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो हम देख सकते हैं कि टॉर्क किस कंडीशन में मैक्सिमम लगेगा डायपोल के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ये आपको ऐसे करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, डायग्राम में दिखाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे रखी है। कितना एंगल बना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस दौरान डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने में सबसे ज़्यादा घूमना होगा और इस दौरान टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क है जब थीटा इज इक्वल टू 90 आता है। यदि डायपोल ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है इस तरह से, ऐसे डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी रखा हुआ है, अब डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसीलिए थीटा बराबर 0 होगा और उस केस में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ डायपोल किसी भी तरह का रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करता है, उसे घूमने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे लिख लेंगे। कीप थिंकिंग और लगातार सोचते रहें, लगातार अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहें, रिवीजन करते रहें, फिजिक्स आसान होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।